चलिए आज विज्ञान के उस क्षेत्र में चलते हैं जिसने हमारी दुनिया, खासकर दवाइयों और खेती को पूरी तरह से बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी की, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। और हाँ, इस पूरी पड़ताल को भरोसेमंद रखने के लिए हमने आधार बनाया है एनसीईआरटी की जीव विज्ञान की किताबों को। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम उन खास औजारों को देखेंगे जिनसे डीएनए को काटा और जोड़ा जाता है। इसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि हजारों में से अपने काम का जीन कैसे ढूंढा जाता है, उसे उसकी मंजिल तक कैसे पहुंचाते हैं, और फिर कैसे एक छोटे से लैब एक्सपेरिमेंट को बड़े पैमाने पर जीवन बचाने वाले प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल कि इस तकनीक का भविष्य क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमें प्रकृति के बनाए सिस्टम में दखल देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, पुराने तरीकों में दिक्कत क्या थी। सोचिए, जब बेहतर फसल के लिए दो पौधों की क्रॉस ब्रीडिंग की जाती थी तो होता ये था कि अच्छे गुण वाले जीन के साथ साथ कई बेकार बल्कि कभी-कभी नुकसान पहुंचाने वाले जीन भी अगली पीढ़ी में चले जाते थे। मतलब कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग वो हमें एक सुपर पावर देती है। वो हमें सिर्फ और सिर्फ उसी एक जीन को चुनने और डालने की ताकत देती है जिसकी हमें असल में जरूरत है, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किसी बाहरी जीन को किसी जीव में डाल देना ही काफी नहीं है। विज्ञान का एक बड़ा मजेदार नियम है कि बाहर से आया डीएनए का टुकड़ा अपने आप कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी संख्या, अपनी कॉपीज तब तक नहीं बना सकता जब तक वो मेजबान के डीएनए के एक खास हिस्से, जिसे ओरी कहते हैं, उससे जुड़ ना जाए। ये ओरी ही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से डीएनए अपनी कॉपी बनाना शुरू करता है। इसके बिना जीन क्लोनिंग मुमकिन ही नहीं है। तो हमें ये तो पता चल गया कि करना क्या है, पर अब सवाल ये है कि कैसे करें। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए जैसी बारीक चीज को काटने और जोड़ने की, जिसके लिए हमें खास औजारों की जरूरत पड़ेगी। सोचिए, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। डीएनए कोई धागा तो है नहीं जिसे कैंची से काट लिया। तो फिर इसका हल क्या निकला? जवाब है खास तरह के प्रोटीन, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। साल 1963 में वैज्ञानिकों ने इन आणविक कैंचियों की खोज की। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये डीएनए को कहीं से भी नहीं काटते। ये बहुत ज्यादा प्रिसिजन से काम करते हैं। ये पूरे डीएनए को किसी स्कैनर की तरह पढ़ते हैं और जैसे ही इन्हें अपना खास कोड या पहचान वाला सीक्वेंस मिलता है, ये ठीक वहीं पर डीएनए को काट देते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये खास सीक्वेंस पैलिंड्रोम होते हैं। जैसे हिंदी में शब्द है कनक या अंग्रेजी में मलयालम। इन्हें आप आगे से पढ़ें या पीछे से, ये एक जैसे ही रहते हैं। डीएनए में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे GAATTC का सीक्वेंस डीएनए के दोनों लड़ियों पर किसी भी दिशा से पढ़ने पर एक ही जैसा पैटर्न बनाता है। और एक खास एंजाइम EcoR1 ठीक इसी सीक्वेंस को पहचान कर डीएनए को काटता है। अच्छा, जब आणविक कैंची डीएनए को काटती है तो उसके सिरे थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं। ये सिरे एक दूसरे की तरफ खिंचते तो हैं, पर मजबूती से जुड़ नहीं पाते। और यहीं पर काम आता है डीएनए लाइगेस, जिसे हम आणविक गोंद भी कह सकते हैं। ये इन कटे हुए सिरों को मजबूती से जोड़कर एक नया मिला जुला डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देता है। ठीक है, तो हमने डीएनए काट लिया, लेकिन एक ही एंजाइम पूरे डीएनए को हजारों टुकड़ों में काट सकता है। तो अब अगली बड़ी चुनौती ये है कि इन हजारों न दिखने वाले टुकड़ों में से अपने काम का टुकड़ा कैसे ढूंढा जाए। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है एक शानदार तकनीक जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप इसे एक आणविक छन्नी या रेस ट्रैक की तरह समझ सकते हैं। इसमें समुद्री घास से बना एक खास जेल, एगारोस जेल, इस्तेमाल होता है, जिसकी बनावट एक बहुत ही महीन जाली जैसी होती है। होता यह है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब बिजली पास की जाती है तो डीएनए के टुकड़े पॉजिटिव सिरे की तरफ भागते हैं। ये बिल्कुल एक रेस की तरह है। जो टुकड़े छोटे और हल्के होते हैं वो जाली में से तेजी से निकलकर आगे भाग जाते हैं, और जो बड़े और भारी होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इस तरह साइज के हिसाब से सारे टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये टुकड़े अब भी हमें दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए जेल को इथिडियम ब्रोमाइड नाम के केमिकल से रंगा जाता है, और फिर जब उस पर यूवी लाइट डाली जाती है तो जादू होता है।
डीएनए के वो अदृश्य टुकड़े अब चमकदार नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। ये वो पल है जब हम अदृश्य को देख पाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास हमारे काम का डीएनए का टुकड़ा है, लेकिन अब इसे मेजबान कोशिका के अंदर पहुंचाएगा कौन? इसके लिए हमें एक डिलीवरी ट्रक की जरूरत है, और बायोटेक्नोलॉजी की भाषा में इन डिलीवरी ट्रकों को वेक्टर या वाहक कहते हैं। और इस तकनीक का इतिहास भी बड़ा मजेदार है। 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने पहली बार एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन निकालकर एक दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से जोड़ा। ये प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया में मिलने वाले छोटे गोल डीएनए होते हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन वेक्टर का काम करते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला सफल प्रयोग था। पर हर कोई एक अच्छा वेक्टर नहीं बन सकता। एक बेहतरीन वेक्टर में 3 चीजें होनी ही चाहिए। पहला, एक ओरी, ताकि वो मेजबान के अंदर अपनी कॉपी बना सके। दूसरा, एक सिलेक्टेबल मार्कर, जिससे हम उन कोशिकाओं को पहचान सकें जिनमें हमारा वेक्टर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। और तीसरा, एक क्लोनिंग साइट, यानी एक खास जगह जहां बाहरी डीएनए को आसानी से जोड़ा जा सके। कमाल की बात यह है कि प्रकृति ने हमें पहले से ही कुछ बेहतरीन वेक्टर्स दे रखे हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया और रेट्रोवायरस। ये दोनों ही कोशिकाओं को हाईजैक करने में माहिर होते हैं। वैज्ञानिकों ने इनकी इसी आदत का फायदा उठाया। उन्होंने इन रोगाणुओं को हथियार मुक्त कर दिया, मतलब बीमारी पैदा करने वाले जीन को हटाकर उसकी जगह हमारे काम का जीन लगा दिया। तो अब ये बीमारी नहीं फैलाते, बल्कि हमारे जीन के लिए एक परफेक्ट डिलीवरी सिस्टम का काम करते हैं। तो अभी तक हमने एक कोशिका को सफलतापूर्वक बदल दिया है। ये लैब में तो ठीक है, लेकिन अगर हमें इंसुलिन जैसी कोई दवा बनानी है जो पूरी दुनिया को चाहिए, तो एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब से तो काम नहीं चलेगा। यहीं से शुरू होता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का खेल। सबसे पहले तो हमें मेजबान कोशिकाओं को मजबूर करना पड़ता है कि वो बाहरी डीएनए को अपने अंदर ले लें। इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। बैक्टीरिया के लिए हीट शॉक दिया जाता है, जहां तापमान में अचानक बदलाव करके कोशिका की दीवार में छेद कर दिए जाते हैं। पौधों के सख्त दीवार को भेदने के लिए जीन गन से डीएनए लपेटे सोने के कणों की बमबारी की जाती है। और जानवरों की कोशिकाओं में तो एक बहुत ही पतली सुई से सीधे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए इंजेक्ट कर दिया जाता है। एक बार जब कोशिकाएं हमारा मनचाहा प्रोटीन बनाने लगती हैं, तो असली चुनौती शुरू होती है, प्रोडक्शन बढ़ाने की। इसके लिए बायोरिएक्टर का इस्तेमाल होता है। ये 100 से 1000 लीटर के बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के टैंक होते हैं, जिनमें तापमान, पीएच, ऑक्सीजन सब कुछ कंट्रोल करके इन खास कोशिकाओं को अरबों खरबों की संख्या में उगाया जाता है। ये बायोटेक इंडस्ट्री की असली फैक्ट्रियां हैं। लेकिन बायोरिएक्टर से निकला हुआ माल सीधा बाजार में नहीं जा सकता। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी और सख्त प्रक्रिया होती है, जिसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें पहले प्रोडक्ट को बाकी घोल से अलग किया जाता है, फिर उसे पूरी तरह शुद्ध किया जाता है, उसमें ज़रूरी प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, और अगर वो कोई दवा है तो उसके कई चरणों में कड़े क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। ये सब ये पक्का करने के लिए है कि जो भी प्रोडक्ट बने वो पूरी तरह सुरक्षित और असरदार हो। तो ये था हमारा सफ़र, एक छोटे से डीएनए के टुकड़े से शुरू होकर अरबों लोगों की जिंदगी बचाने वाली दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन तक। ये विज्ञान की किसी महागाथा से कम नहीं है। सोचिए, एक जमाना था जब हम बैक्टीरिया और वायरस से डरते थे, उनके सामने लाचार थे, और आज हमने उन्हीं कुदरती हमलावरों के हथियार छीनकर उन्हें अपना संदेशवाहक बना लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास वो शक्ति है कि हम जीवन के मूल ब्लूप्रिंट यानी डीएनए को अपनी मर्जी से काट और जोड़ सकते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या प्रकृति का लाखों साल का विकास और इंसान की बनाई ये इंजीनियरिंग, इनके बीच की जो बारीक सी लकीर है, वो कहीं धुंधली तो नहीं हो रही? क्या अपनी प्रयोगशालाओं में जाने अनजाने में हमने खुद को विकास का नया रचयिता घोषित कर दिया है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी शायद सोचती रहेंगी।